welcome back. So in today's lecture we will cover questions from question number 41 to 60. So start करते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 में 3 स्टेटमेंट गिवन है, तीनों ही करेक्ट है. स्टेटमेंट में फर्स्ट में एक गिवन है, जैसे कि ये कुछ एरिया है, ये कैचमेंट एरिया है, ये जो रिवर अंदर से फ्लो हो रही है उसका. सो इसमें जो लॉसेज होने थे, डिप्रेशन, स्टोरेज, इंटरसेप्शन, इनफिल्ट्रेशन वगैरह होने के बाद जो पानी बचेगा वो यहाँ पे स्ट्रीम में, इस रिवर में आएगा और उसको हम बोलते हैं रन ऑफ. तो रन ऑफ को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक तो अभी तक जो हमने पहले पढ़ा था कि रेनफॉल में से सारे लॉसेस डिडक्ट करने के बाद जो बचता है वो रन ऑफ है. दूसरा ये कर सकते हैं कि रिवर में जो फ्लो हो रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो रन ऑफ है. वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रिवर में फ्लो हो रहा है वो वही वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो कि कैचमेंट से आया है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रिवर में फ्लो हो रहा है हम उसको रन ऑफ बोलते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो वाटर डीप परकोलेट नहीं होता, जैसे ये ग्राउंड वाटर की ये सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है और ये वाटर टेबल है, तो जो वाटर इनफिल्टर हो गया वो नीचे जाके ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लेता है और जो नीचे नहीं गया, इनफिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद जो पानी बचा वो ऊपर सरफेस पे फ्लो हो रहा है. अब इसको तो हम बोलते हैं बेस फ्लो. ये भी आगे जाके किसी ना किसी पॉइंट पे स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं बेस फ्लो क्योंकि ये ग्राउंड सरफेस से नीचे फ्लो हो रहा है. जो ग्राउंड सरफेस से ऊपर फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ या डायरेक्ट रन ऑफ. दोनों ही सेम ही वर्ड है, सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी सरफेस के ऊपर रन ऑफ हो रहा है. सो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हो गए. फोर्थ स्टेटमेंट में बोला है कि रन ऑफ को हम डिस्चार्ज और द स्ट्रीम फ्लो भी बोलते हैं, कि इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है वही रन ऑफ है, तो उसको हम डिस्चार्ज ऑफ द स्ट्रीम या फिर स्ट्रीम फ्लो भी बोलते हैं. सो ये सारी डेफिनेशंस हो गई जो हमने ऊपर कवर की. आंसर ऑप्शन ई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमने फाइंड करना है. जो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे 4 ऑप्शंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 में बोला गया है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इस रिवर या स्ट्रीम में पर ईयर फ्लो होता है, पर ईयर जितना भी मीटर क्यूब वाटर फ्लो होता है उसको बोला जाता है यील्ड ऑफ द ड्रेनेज बेसिन या यील्ड ऑफ द कैचमेंट, कि इतना यील्ड हमें मिल रहा है इस कैचमेंट एरिया से या इस बेसिन से. सो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है या तो हम उसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली इसी में करते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड में, बट कभी कभी इसको मीटर क्यूब पर आर में भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और इसको हम बोलते हैं रन ऑफ. तो सेम ही चीज होगी जो ऊपर थी. रन ऑफ को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो डेप्थ की फॉर्म में कि टोटल वॉल्यूम है उसमें टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे कैचमेंट एरिया से, तो डेप्थ की फॉर्म में भी रन ऑफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो रिवर में फ्लो हो रहा है जो डिस्चार्ज है इसकी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पे बी ऑप्शन सी है आंसर. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए एंड बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें ये सारी टर्म्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. ये ग्राउंड सरफेस है और इसके ऊपर ये जो फ्लो हो रहा है इसको बोला जाता है सरफेस रन ऑफ या डायरेक्ट रन ऑफ. दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरफेस रन ऑफ या डायरेक्ट रन ऑफ. इसके अलावा 2 पे यहाँ पे जो है ये वो वाटर है जो कि ग्राउंड सरफेस के डीप परकोलेट नहीं होता है, ग्राउंड सरफेस में सरफेस के अलोंग मूव करता है इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं सब सरफेस फ्लो. सब सरफेस फ्लो वो है जो डीप परकोलेट नहीं होता है, वाटर टेबल को नहीं ज्वाइन करता है, ग्राउंड सरफेस के अलोंग फ्लो होता है ग्राउंड सरफेस से थोड़ा सा नीचे, इसको इंटरफ्लो भी बोला जाता है. और ये 3 पे जो गिवन है ये है ग्राउंड वाटर फ्लो. जो भी वाटर टेबल से नीचे चला गया है वो कंसिडर किया जाता है ग्राउंड वाटर फ्लो में. और जो रिवर में फ्लो हो रहा है, ये रिवर है यहाँ पे, तो ये रिवर के बेड के ऊपर जो फ्लो हो रहा है ये वाला सारा का सारा ये होगा रिवर बेड फ्लो. सो ये सारी डेफिनेशंस है यहाँ पे. सो सारे ऑप्शन ही करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोग्राफ का. हाइड्रोग्राफ काफी अच्छा टॉपिक है, कंसेप्चुअल है और इससे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं. 1-2 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में हाइड्रोलॉजी में इससे मिल ही जाएंगे. सो अगर ये हाइड्रोग्राफ होता है, ये जैसे रिवर जा रही है, यहाँ पे किसी कैचमेंट में रिवर फ्लो हो रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने डिस्चार्ज मेजर किया
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे Q की वैल्यू क्या है हमने एक मेजर किया डिफरेंट टाइम पे। जैसे कि स्टार्टिंग में इसकी कुछ इतनी वैल्यू थी, इसके बाद धीरे धीरे रेनफॉल स्टार्ट हो गया। सो पहले यहाँ वाला पास वाला एरिया कंट्रीब्यूट करेगा, उसके बाद अगर ज़्यादा देर तक बारिश हो रही है तो दूर वाला एरिया भी साथ में कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ले रहे हैं टाइम और यहाँ पे हम ले रहे हैं डिस्चार्ज। तो टाइम के साथ साथ डिस्चार्ज होगा वो इंक्रीज होगा, और जब रेनफॉल रुक गया है तो उसके बाद धीरे धीरे ये डिक्रीज हो जाएगा। इस ग्राफ को बोला जाता है हाइड्रोग्राफ। यहाँ पे गिवन है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टाइम वर्सेस डिस्चार्ज का। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये प्लॉट है बिटवीन टाइम एंड डिस्चार्ज। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कि डिस्चार्ज फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर साइट पे किसी गिवन टाइम पीरियड पे। जैसे कि 2 डेज के लिए ऑब्जर्व किया आपने Q और उसको मेजर करके इसको इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया। सो टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है ये। और फ्लक्चुएशंस जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे Q इतना था, इसके बाद कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज की वैल्यू इतनी हो गई, इस तरीके से। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि ये पीक फ्लो को होता है, इसमें इंडिकेट करता है पीक फ्लो को, जो कि काफी यूजफुल है कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के लिए। तो पीक फ्लो वो है जो मैक्सिमम फ्लो है, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो है, तो ये इंफॉर्मेशन भी हाइड्रोग्राफ में अवेलेबल होती है। सो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ग्राउंड वाटर एंटर करता है किसी चैनल में तो इसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट स्ट्रीम। जब ग्राउंड वाटर किसी चैनल में एंटर करता है, ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसे हैं। जैसे कि इस तरीके से ये चैनल है, ये चैनल है और यहाँ पे ये ग्राउंड सरफेस है, और वाटर टेबल है वो कुछ यहाँ पे है, ये वाटर टेबल का लेवल है। अब रिवर में डेप्थ कम है, रिवर में वाटर का लेवल कम है, वाटर टेबल है वो इससे ज्यादा हाइट पे है, तो इस केस में ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड सरफेस से रिवर में फ्लो होने लग जाएगा, और इस टाइप की स्ट्रीम को हम बोलते हैं एफ्लुएंट स्ट्रीम। और दूसरा इसके अपोजिट होता है कि ये कोई रिवर या चैनल है, इसमें यहाँ तक पानी है, ये वाटर लेवल है इसका, और ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है यहाँ पे, और ये वाटर टेबल है। अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर लेवल कम है ग्राउंड सरफेस में, रिवर का वाटर लेवल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से पानी होगा ग्राउंड, ये सोइल में इधर से फ्लो होगा। सो इस टाइप की स्ट्रीम को बोलते हैं इन्फ्लुएंट स्ट्रीम। कब बोलते हैं, जब वाटर चैनल गोज आउट ऑफ द चैनल, चैनल से बाहर जाके ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर रहा है वाटर, तो इन्फ्लुएंट, अगर इसका उल्टा हो रहा है तो एफ्लुएंट। और थर्ड स्टेटमेंट में ये है कि सेम स्ट्रीम किसी टाइम पे एफ्लुएंट इन्फ्लुएंट हो सकती है, किसी टाइम पे इफ्लुएंट हो सकती है। तो हाँ, ये दोनों चीजें पॉसिबल है, डिपेंड करेगा कि इसका वाटर लेवल और ग्राउंड सरफेस का वाटर लेवल। जिधर वाटर लेवल ज्यादा होगा वहां से वाटर लेवल जिधर कम है उधर की तरफ फ्लो होगा। तो सारे स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ऐसा हो सकता है कि सेम स्ट्रीम इस यहाँ पे जैसे कि ये फ्लो हो रही है, काफी डिस्टेंस में से फ्लो होती है, तो हो सकता है यहाँ पे ये एफ्लुएंट स्ट्रीम हो, आगे जाके ये इन्फ्लुएंट हो जाए। तो सेम स्ट्रीम होती है, वो दोनों टाइप की स्ट्रीम हो सकती है अलग अलग पॉइंट्स पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में सेम वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, आप पॉज करके एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। ये थर्ड सी वाला स्टेटमेंट है, ये अलग है। इसमें बोल रहे हैं कि रिवर में वाटर लेवल और ग्राउंड वाटर का वाटर लेवल जो कि होता है वाटर टेबल, ये दोनों ही इंक्रीज होंगे रेनी सीजन में। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रन ऑफ भी बढ़ेगा रेनी सीजन में, डायरेक्ट रन ऑफ, और जो इनफिल्ट्रेशन वाला वाटर है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो दोनों के लेवल ही होंगे, वो राइज हो जाएंगे अगर रेनफॉल हो रहा है तो रेनी सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी कंसेप्ट से है। जैसे कि ये रिवर है, ये रिवर के बैंक्स हैं, और यहाँ पे जो सॉइल है, यहाँ पे ये जो सॉइल है इसका वाटर टेबल का लेवल ये है, और रिवर का लेवल यहाँ पे ज्यादा है, रिवर के वाटर लेवल वाटर टेबल के लेवल से। सो यहाँ पे रिवर से आउटफ्लो होगा, रिवर से पानी आके ये बैंक्स जो है रिवर के इनमें आएगा यहाँ पे। सो इसी को बैंक स्टोरेज बोलते हैं।
जब रिवर से पानी आके इनमें स्टोर हो रहा है बैंक्स में, तो इसको बैंक स्टोरेज बोला जाता है। अब ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं कि बैंक स्टोरेज क्रिएट होगा जब रिवर का लेवल हायर होगा वाटर टेबल से। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। तो जब लेवल रिवर का ज्यादा होगा वाटर लेवल तो ही आउटफ्लो होगा और बैंक्स में पानी आएगा। ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि वाटर टेबल लेवल इज हायर देन दैट ऑफ द रिवर। तो ऐसा नहीं होगा, वाटर टेबल लेवल अगर ज्यादा है, रिवर का वाटर लेवल कम है, तो बैंक से पानी जाएगा रिवर में, और रिवर में के लिए वो होगा इनफ्लो। सो गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट में बोल रहे हैं सेम लेवल पे। सेम लेवल पे है तो ना इनफ्लो होगा ना ही आउटफ्लो होगा। सो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम आउटफ्लो अकर्स। सो मैक्सिमम आउटफ्लो में यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि जब रिवर में पीक स्टेज पे होगा। तो रिवर में पीक स्टेज पे है अगर रिवर, इट मीन्स उसमें वाटर बहुत ज्यादा है, तो वाटर की डेप्थ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो इस केस में आउटफ्लो मैक्सिमम होगा। ऑप्शन बी में बोल गया है कि जब रिवर का वाटर लेवल हायर होगा, वाटर टेबल जो है ग्राउंड सरफेस का जो बैंक से वाटर टेबल है उनसे ज्यादा होगा रिवर का वाटर लेवल, तो आउटफ्लो होगा। ऑप्शन सी में बोला गया है कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये चीज होती है और इसको हम हाइड्रोलॉजिकल कंप्यूटेशंस में इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि रिवर में जो फ्लो हो रहा है उसके कंपेरेटिवली इनफ्लो और आउटफ्लो बहुत ही माइनर से अमाउंट होता है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के पर्पज से इसको इग्नोर कर दिया जाता है और रिजल्ट्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। ऑप्शन डी में बोला गया है कि अगर इनफ्लो हो रहा है रिवर में, इट मीन्स बैंक से अगर वाटर आ रहा है रिवर में, तो वो होता है रिवर के लिए इनफ्लो। तो इसको बेस फ्लो भी बोलते हैं। तो यही बेस फ्लो होता है, मैंने पहले भी बताया था कि जो इनफिल्टर होकर वाटर को ज्वाइन कर लेता है, वाटर टेबल से नीचे चला जाता है परकोलेट होके, वो आगे जाके कहीं ना कहीं वापस में आके रिवर में मिलता है काफी टाइम। सो वो जो रिवर में वापस आके मिलता है उसको हम बेस फ्लो बोलते हैं। सो यहाँ पे भी सारे स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कर्व क्या होता है। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है उनको पढ़ने से पहले एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं हाइड्रोग्राफ का। सो इसमें कौन सा पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है ये समझ लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम देख के डरने की जरूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल बेसिक सी चीजें जो बता रही हूँ उन पे फोकस करो। सो ये फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है डिस्चार्ज रिवर में। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे रेनफॉल स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे रिवर में डिस्चार्ज रेनफॉल की वजह से इंक्रीज होने लग गए हैं। इसके बाद ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जब बारिश रुक चुकी है। तो आपको लग रहा होगा बारिश तो रुक चुकी है लेकिन फिर भी डिस्चार्ज तो है रिवर में इतना सारा, अभी भी डिस्चार्ज इतना ज्यादा क्यों है। सो ये इसलिए है कि बारिश तो रुक गई लेकिन इन छोटे छोटे ड्रेन्स जो बने हुए हैं इनमें जो पानी है इनको रिवर तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा। सो यहाँ पे जो जो पानी स्टोर हो रखा था इनमें वो पानी अभी रिवर तक पहुंचेगा, तो इसके कारण इसमें डिस्चार्ज होगा। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट होगा इंटरफ्लो का। इंटरफ्लो जिसको सब सरफेस फ्लो भी बोलते हैं, वो वाटर होता है जो कि डीप परकोलेट नहीं होता है, वो ग्राउंड सरफेस के अलोंग ट्रेवल करता है, तो वो बहुत जल्दी स्ट्रीम में आ जाता है। बेस फ्लो जितना टाइम नहीं लगता है उसको स्ट्रीम को ज्वाइन करने में। सो यहाँ से अब जो ये कम तो हो रहा है, आपको दिख रहा है कि डिस्चार्ज कम होने लग गया है क्योंकि और बारिश नहीं हो रही है। अभी जो डिस्चार्ज है काफी सारा वो तीन चीजों के कारण है। एक तो जो इसमें पानी था, ये स्ट्रीम्स वगैरह में पानी, उसके कारण। दूसरा था इंटरफ्लो के कारण, और तीसरा है ग्राउंड वाटर फ्लो। ग्राउंड में भी वाटर टेबल इंक्रीज हो गई है, तो ग्राउंड वाटर में भी जो पानी है वो भी धीरे धीरे आके स्ट्रीम को ज्वाइन करेगा। तो इन तीनों के कारण यहाँ पे वाटर है। और ये वो पॉइंट है, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि अब जो इसमें रिवर में जो स्ट्रीम में पानी आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर के कारण आ रहा है, ना इंटरफ्लो का कोई कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वो बहुत क्विकली कंट्रीब्यूट कर देता है, ज्वाइन कर लेता है स्ट्रीम को, और ना ही इन चैनल्स में जो स्टोर हुआ था उसका कोई कंट्रीब्यूशन है। तो अब देखते हैं हम ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। और ये वाला जो कर्व होता है इसको ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कर्व बोलते हैं, इसकी बात की गई है क्वेश्चन में।
कि एन पे दोनों खत्म हो गए, इंटरफ्लो चैनल स्टोरेज। अब जो इसमें डिस्चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर फ्लो के कारण है, और वाटर टेबल इंक्रीज हुआ है रेन के कारण। इसके कारण ग्राउंड वाटर फ्लो कुछ आएगा जो कि ग्राउंड सरफेस से आके रिवर को ज्वाइन करेगा। सो अब ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन 1 में बोला है कि जब वाटर टेबल मैक्सिमम है और जब कोई फ्लो नहीं हो रहा है रिवर में, इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है, जो बीच का जो हाइड्रोग्राफ का पार्ट है, उसको ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कर्व बोलते हैं। सो भी डायग्राम में यहाँ ये एन जो पॉइंट था, ये वो पॉइंट था जब वाटर टेबल मैक्सिमम है, और धीरे धीरे ये वो पॉइंट आ गया जब और कोई फ्लो नहीं हो रहा है। जो वाटर टेबल जो था वो मैक्सिमम ये था यहाँ पे, तो उसने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद उसका कंट्रीब्यूट काफी मिनिमम हो गया, कोई भी फ्लो स्ट्रीम में या रिवर में नहीं हो रहा है यहाँ पे, और इसी को हम ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कर्व बोलते हैं। सो ऑप्शन 1 है वो सही करेक्ट आंसर है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन बी में बोला गया है कि हाइड्रोग्राफ का वो पार्ट है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कर्व जब रिवर में एवरेज इनफ्लो रहता है और कोई सरफेस रन ऑफ नहीं कंट्रीब्यूट करता है। तो जो इस बी ऑप्शन में बात की वो की इसने इन्फ्लेक्शन पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये वाला जो कर्व है इसकी बात कर रहा है ऑप्शन बी। ये तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सरफेस रन ऑफ नहीं हो रहा है। इसने बोला कि सरफेस रन ऑफ नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कर्व नहीं है, तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया। ऑप्शन सी में बोला गया कि हाइड्रोग्राफ विथ नो सरफेस रन ऑफ, तो ये तो हाइड्रोग्राफ का जो इनिशियल पार्ट था वो भी ये कंडीशन फुलफिल कर पा रहा है। ये वाला जो पार्ट था ये ऑप्शन सी में जो कंडीशन गिवन है उसको फुलफिल कर पा रहा है। यहाँ पे कोई भी सरफेस रन ऑफ नहीं है, लेकिन इसको तो हम ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कर्व नहीं बोल सकते। सो अब समझ आ गया होगा आपको होपफुली। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा, और ये डायग्राम में हमने भी देख भी लिया। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसको हम लॉस के रूप में कंसीडर करते हैं, तो जो हमें रन ऑफ के फॉर्म में रिवर में वापस मिल रहा है, जो डायरेक्ट रन ऑफ की फॉर्म में रिवर में पानी आ रहा है, उसके अलावा जो भी वाटर जहां जहां भी जिस फॉर्म में जा रहा है वो सारा का सारा लॉसेज में कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि इंटरसेप्शन लॉसेज है, डिप्रेशन स्टोरेज लॉसेज है, इनफिल्ट्रेशन भी लॉसेज है, क्योंकि वो सरफेस रन ऑफ में कंट्रीब्यूट नहीं करता। टोटल रन ऑफ में करेगा लेकिन सरफेस रन ऑफ में नहीं करेगा। और उसके अलावा जो ट्रांसपीरेशन लॉसेज होते हैं, जो प्लांट की लीव से जो वाटर रिलीज होता है और इवोपोरेट हो जाता है, इवोपोरेशन के जो लॉसेज होते हैं, लैंड से जो इवोपोरेशन होते हैं, सारे के सारे लॉसेज हैं, क्योंकि ये रिवर के सरफेस रन ऑफ में इन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज हो गए इसका आंसर, सारे के सारे यहाँ पे लॉसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में से एक तो ये अजम्पशन लिया है जो कि हमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अजम्पशन लेना होगा कि कोई भी लॉस इनफिल्ट्रेशन और डिप्रेशन स्टोरेज टाइप लॉसेस नहीं हो रहे, सारा का सारा वाटर है वो लॉस हो रहा है टोटल प्रेसिपिटेशन का इंटरसेप्शन में। अब एक्स टोटल रेनफॉल हुआ ये इक्वल होगा इंटरसेप्शन में जितना लॉस हुआ। इंटरसेप्शन में कितना लॉस हुआ है, तो इनिशियल कितना स्टोर हो पाया इंटरसेप्शन में, उसकी अमाउंट है ए, प्लस इवोपोरेशन भी हो रहा है। जैसे कि ये प्लांट है कोई, ये प्लांट की लीव्स हैं, तो जितने टाइम तक रेनफॉल हो रहा है उतने टाइम तक इसमें लॉसेज भी कंटिन्यूसली हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 आवर तक रेनफॉल हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे एक बार पानी स्टोर हो गया, इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो उसके बाद और वाटर नहीं चाहिए होगा। जैसे जैसे इसमें वाटर इवोपोरेट होएगा इन लीव्स में से, वैसे वैसे ये और वाटर रिटेन करेंगी, इंटरसेप्शन लॉसेज कराएंगी। सो टोटल प्रेसिपिटेशन इक्वल हो जाएगा ए, जो कि इंटरसेप्शन स्टोरेज जो इनिशियल इंटरसेप्शन में कारण लॉस हुए, और बी इंटू टी। बी है कि यूनिट टाइम में 1 घंटे में फॉर एग्जांपल यहाँ से 0.25 सेंटीमीटर लॉस हो रहा है। जो इंटरसेप्टेड पानी था, जो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह पे पानी रुका हुआ था, उसमें से 0.25 सेंटीमीटर 1 घंटे में इवोपोरेशन के कारण लॉस हो रहा है। अब लॉस होगा तो उनको फिर से पानी चाहिए होगा, तो अगर 3 घंटे तक बारिश हुई तो कितना पानी इसमें चला जाएगा इवोपोरेशन लॉस में, इंटू 3। तो इसी तरीके से बी 1 घंटे में हो रहा है और टोटल रेनफॉल हो रहा है वो टी आर तक हो रहा है। सो बी इंटू टी विल बी इक्वल टू प्लस ए विल बी इक्वल टू एक्स।
एक्स प्रेसिपिटेशन है, ए इनिशियल इंटरसेप्शन है, बी इंटरसेप्शन से ट्रांसपिरेशन लॉसेज है, और टी टाइम ड्यूरेशन है कि कितने टाइम तक बारिश हो रही है। टी इज द ड्यूरेशन ऑफ रेन इन आर। सो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये बेसिकली अपने जो 9, 10, +1, +2 में जो केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसी से है क्वेश्चन। एक जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, लिक्विड, गैसेज और सॉलिड्स। गैसेज में पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव करते हैं, लिक्विड्स में कंपैरेटिवली कम मूव करते हैं, और सॉलिड्स में पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे, फ्री नहीं है वो मूव करने के लिए। और टेम्परेचर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जैसे हमने अभी ऊपर बताया मैंने कि पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, या तो सॉलिड से तो वाइब्रेट करेंगे, लिक्विड से तो, और गैसेज है तो मूव करेंगे। मूव करेंगे तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी का एवरेज लेंगे, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, उसका रिप्रेजेंटेशन है टेम्परेचर। और अगर हम हीट देते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया, उसको हीट दी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी से इंक्रीज हो रही है, और इसीलिए वो बॉयल होकर गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी अब ज्यादा हो गई है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही हो गया जो अभी बताइए, टेम्परेचर रिप्रेजेंटेशन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 में बोला है कि जब 0 डिग्री हो जाता है, जब वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या बन जाएगा उसका, आइस। और सॉलिड्स में पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन से मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। सो द वेलोसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सपोज टू बी 0, करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जस्ट वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल्स। नेक्स्ट ऑप्शन सी में है कि जो जैसे ये पॉट में वाटर रखा हुआ है, कि जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे उन पे अट्रैक्शन वाले फोर्सेस बिलो नीचे की तरफ ज्यादा लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो इसके चारों तरफ पार्टिकल है, वो उसको हर एक पार्टिकल इसको अपनी डायरेक्शन में खींच रहा है, तो सारे के सारे फोर्सेस चाहिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सरफेस पे कोई पार्टिकल है, सरफेस पे पार्टिकल होगा तो उसके ऊपर तो कोई पार्टिकल है नहीं इसको अट्रैक्ट करने के लिए, इसको इधर 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 ही अट्रैक्शन मिलेगा, इधर ही अट्रैक्ट कर रहे होंगे इसको फोर्सेस, और इसी के कारण सरफेस टेंशन की फिनोमिना आती है। सो ये भी हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी में बोला है जब कोई फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल होता है वो वाटर से किसी बॉडी से बाहर चला जाता है तो रिमेनिंग का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। इसका एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे सरफेस पे ये परमेबल होती है, तो कुछ पार्टिकल्स जो यहाँ पे थे उनको हीट से वो उनका वेपोराइजेशन हो गया, इवोपोरेट हो गए पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स गए गैस की फॉर्म में, तो इनको कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से ली इसने, इससे ली मटके से, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनसे, इस सिस्टम से एनर्जी ली उसने, इसलिए इस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए मटके में पानी ठंडा रहता है। सो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे आपको, और ऑप्शन ई हो गया, और नो डाउट सारे ऑप्शन सही है, तो ई आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इवोपोरेशन के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि अगर समर का सीजन है तो डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज करेंगे तो इवोपोरेशन क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर ज़्यादा डेप्थ है तो इवोपोरेशन कम हो जाएगा। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक तो ऐसी कोई वाटर बॉडी है आपके पास, अमाउंट ऑफ वाटर सेम है, एक इसको आपने ऐसे डीप बना दिया, अब इवोपोरेशन हो रहा है वो सरफेस से होता है, सरफेस फिनोमेना है, तो यहाँ पे इतने से एरिया से इवोपोरेशन होगा जबकि यहाँ पे इतने ज़्यादा एरिया से इवोपोरेशन होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इवोपोरेशन होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पे इवोपोरेशन होगा वो कम होगा। सो जब हम डेप्थ इंक्रीज कर देते हैं तो रिड्यूस हो जाती है रेट ऑफ इवोपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंटर सीजन के रिगार्डिंग, कि विंटर सीजन में डेप्थ का क्या इफेक्ट आएगा। विंटर सीजन में मेजर फैक्टर आता है, ये आता है कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है,
वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीट का एक्सचेंज करना होता है हमें। अब अगर इस टाइप का कोई वाटर बॉडी है तो उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है और कम है इसकी थिकनेस, तो ये फटाफट पूरे टेम्परेचर को कूल कर देगा, पूरे वाटर को कूल कर देगा, टेम्परेचर उसका बहुत कम कर देगा। तो इसके कारण इवेपोरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप की वाटर बॉडी है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि एयर कूल है, बाहर एटमॉस्फेयर है, वो काफी टेम्परेचर कम है, लेकिन वाटर इतना स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने के कारण जल्दी से हीटेड भी नहीं होता है, टेम्परेचर ज्यादा भी नहीं होता, उसका कम भी नहीं होता है। सो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा अगर टेम्परेचर की बात करेंगे इन दोनों कंडीशंस में। विंटर का सीजन है तो यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर से जो ठंडी हवा है उसके कारण इसमें हीट जाएगी और ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, वाटर में आ रही है वो हीट सिर्फ इधर से आ रही है ऊपर से, तो जो ठंडा जो कोल्ड आ रहा है वो सिर्फ ऊपर से आ रहा है, विंटर का मौसम है तो वो पूरे में नहीं जाएगा। इसके कारण यहाँ पे इवेपोरेशन दोनों का विंटर में अगर कंपेयर करें, विंटर में इवेपोरेशन कंपेयर करें तो इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन तो उसको चाहिए। टेम्परेचर अगर बहुत ही कम हो गया तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं मिल पाएगा। तो ये विंटर के केस का हो गया। थर्ड में जो बोला है ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, होते जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे ऐसे आ गया कि ऊपर की जो एयर है वो अब हो गई है सेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उतना ही मॉइस्चर हेल्ड कर सकती है। सो इस केस में इवेपोरेशन रुक जाता है। एग्जैक्टली इवेपोरेशन रुकता नहीं है, इवेपोरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। सो हम बोलने में ऐसे बोल देते हैं कि अब इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि नेट तो नहीं हो रहा है ना इवेपोरेशन, जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है। सो थर्ड स्टेटमेंट में दिया है कि कोई भी इवेपोरेशन नहीं होगा अगर वेपर प्रेशर है वो सैचुरेशन वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। सो सारे स्टेटमेंट हो गए यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से इवेपोरेशन का, क्वेश्चन नंबर 54 कि कौन से वाले फैक्टर्स पे ये लॉसेज इवेपोरेशन के डिपेंड करते हैं। सो एरिया ऑफ वाटर बॉडी सरफेस और डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर भी पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा सैचुरेशन वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर, अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कुछ इस तरीके से एक्ट करता है, तो ये वाटर के पार्टिकल को एस्केप करने में, इवेपोरेट होने में डिफिकल्टी करेगा। सो ऑप्शन ई हो गया यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इवेपोरेशन के बारे में स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो ह्यूमिडिटी होगी एटमॉस्फेयर की वो अफेक्ट करेगी इवेपोरेशन को। हमने अभी पढ़ा कि अगर सैचुरेशन के इक्वल हो गया एटमॉस्फेयर ये वेपर प्रेशर तो कोई इवेपोरेशन नहीं होगा, और अगर सैचुरेशन से कम है तो वेपोराइजेशन होगा। तो ये इवेपोरेशन होते हैं प्रोपोर्शनल होता है ES माइनस EA के, ये सैचुरेशन वेपर प्रेशर और ये एक्चुअल वेपर प्रेशर, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। अगर पहले से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में तो वाटर का जो इवेपोरेशन का रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि बारिश के मौसम में इवेपोरेशन बहुत कम होता है, लेकिन अगर समर्स में देखो तो बहुत ही ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन बी है कि ये रेट ऑफ मूवमेंट होते हैं, ये इनके डिफरेंस से गवर्न होता है। इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट होगा प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर के, तो इनके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा ये वेपोराइजेशन की जो रेट होगी वो। स्टेटमेंट सी में बोला है कि हाइयर ह्यूमिडिटी और लोअर ह्यूमिडिटी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको बोला जाता है मॉइस्चर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे भी आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। 57 में दिया गया है कि कोई भी वाटर में इम्प्योरिटीज होंगी तो उसके कारण इवेपोरेशन की रेट कम हो जाती है, वो सोल्ट हो या कोई और इम्प्योरिटीज हो। उसका रीज़न ये है कि जैसे कि इतनी सारी सरफेस पे पहले वाटर था, अब यहाँ पे बीच बीच में इम्प्योरिटी आ गई है, जैसे कि यहाँ पे सोल्ट के पार्टिकल हैं, यहाँ पे बीच में किसी और
मटेरियल के सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं। तो अब इतना स्पेस इवोपोरेशन के लिए कम मिल रहा है वाटर को, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए हैं जहाँ पे पहले वाटर के पार्टिकल्स थे। तो इसके कारण सॉल्ट या किसी और कुछ ऐसा मटेरियल उसमें वाटर में मिलाया गया है, इम्प्योरिटी कोई मिलाई गई है, तो उसके कारण डिक्रीज होता है इवोपोरेशन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना % वाटर की सैलिनिटी में इंक्रीज करें कि वाटर की इवोपोरेशन रेट है वो 1% से इंक्रीज हो जाए। सो अगर 1% इंक्रीज किया जाएगा वाटर की सैलिनिटी में, तो उस केस में 1% डिक्रीज हो जाएगा वाटर का इवोपोरेशन। सो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISI स्टैंडर्ड पैन जो हम यूज करते हैं इवोपोरेशन मेजर करने के लिए, उसके बारे में पूछा गया है। सो ये पैन एक सिलेंडर के फॉर्म जैसा ही होता है, बस इसकी हाइट कंपेरेटिवली बहुत ही कम होती है। तो जैसे ऐसा है, और ये टॉप से जो देखेंगे तो ये ऐसे सर्किल के फॉर्म में होता है इसका बॉटम। इसका डायमीटर होता है ये वाला टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है ये वाला। सो ये है 1.225 मीटर का इसका डायमीटर होता है। ये हाइट होती है, ये होती है 25.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे टॉप पे हेक्सागोनल वायरिंग होती है। वायर होते हैं गैल्वेनाइज्ड और उनके ऊपर से कवर किया गया होता है, जैसे कि कुछ नेट सा बना होता है, ऐसा कुछ इस तरीके से कवर किया गया होता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इवोपोरेशन मेजर करने के लिए हमें इसको ओपन स्पेस में रखना पड़ेगा, तो बर्ड्स वगैरह ये पानी को ना कंज्यूम कर ले, तो बर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए ये वायरिंग इसके ऊपर दी जाती है। और इसका पैन कोफिशिएंट होता है 0.8 होता है। यूएस ने जो डिजाइन किया था, जैसे यूएस क्लास ए पैन है, उसके लिए कोफिशिएंट था 0.7। फिर इंडिया ने डिजाइन किया तो इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म था, उन्होंने कुछ डायमेंशन चेंज की और ये यूएस क्लास ए पैन से भी ज्यादा एक्यूरेट आया इंडिया वाला। तो इसका कोफिशिएंट है 0.8। आइडियल कंडीशन के लिए 1 आना चाहिए, तो जितना ज्यादा 1 के क्लोज आ रहे हैं उतना ही ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा ये पैन। सो यूएस क्लास ए पैन के लिए 0.7 और इसके लिए 0.8। सो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और हमने समझ लिए सारे स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स के रिगार्डिंग। प्लांट्स में ताकि प्लांट्स वाटर कंज्यूम करते हैं, तो जो वाटर कंज्यूम करते हैं उसका कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उनके जो मेटाबॉलिज्म वाली जो प्रोसेस होते हैं उसमें कंज्यूम होता है, और बाकी सारा होता है वो ट्रांसफर्ड हो जाता है इन प्लांट्स के द्वारा। ये प्लांट्स की जो लीव है यहाँ से ये ट्रांसपिरेशन हो जाता है इसका। सो यहाँ पे पूछा है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है उस जो वाटर होता है डिवाइडेड बाई वाटर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज करता है, तो मेटाबॉलिक वाला प्रोसेस में जो यूज करते हैं वो काफी कम होता है। सो इनका रेशियो पूछा है। सो यहाँ पे आंसर होगा 700। इट मीन्स अगर प्लांट्स मेटाबॉलिक में 1 ml यूज कर रहा है तो ट्रांसपिरेशन में जो लॉस हो रहा है वो उसका 700 टाइम्स हो रहा है। तो मेजर जो लॉस जाता है वाटर वो ट्रांसपिरेशन में जाता है, कंज्यूम जो करता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपिरेशन में के बारे में। स्टेटमेंट 1 है कि जो वाटर की प्लांट्स की लीव से जो पानी इवोपोरेट हो जाता है, लीव करते हैं जो उसको एटमॉस्फेयर में, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो प्लांट की लीव्स होती हैं वो वाटर रिलीज करती हैं एटमॉस्फेयर में, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट मैन्युफैक्चर करना होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, और इस प्रोसेस में ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी में बोला है कि एयर एंटर होती है प्लांट की लीव्स में और एस्केप हो जाता है वाटर स्टोमेटा। स्टोमेटा होते हैं प्लांट की लीव्स में छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं। तो जो CO2 का इनहेल करते हैं प्लांट, CO2 का इंटेक करते हैं वो भी इन्हीं पोर्स के थ्रू करते हैं, और जो ट्रांसपिरेशन वाला वाटर रिलीज होता है वो भी इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गए 60 तक। नेक्स्ट में आगे वाले 20 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा, आप इसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।